दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा। उस फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात की थी। अब ये इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में इसके कुछ जो न्यूमेरिकल्स हैं, इसका जो एक ग्राफ बनता है वो, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे टॉपिक्स बच भी जाएंगे वो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में समझा दूंगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आपको वो प्रैक्टिस करने होंगे और उसी से आपकी रिवीजन हो जाएगा इस चैप्टर का। तो ज़्यादा चैप्टर में इसमें से कुछ आएगा नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इससे पहले हमने देख ली थी जो उपभोग प्रवृत्ति है। वो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वो देख लेना। अब हम बचत प्रवृत्ति के बारे में बात करते हैं। ये भी दो प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है औसत बचत प्रवृत्ति, जिसे हम एपीएस भी कहते हैं। तो कुल बचत तथा कुल आय के बीच अनुपात को एपीएस कहते हैं। देखिए, हमने ये पढ़ा था कि जो भी हम इनकम कमाते हैं उसमें दो ही काम होते हैं, या तो कंजप्शन हो जाएगा या फिर सेविंग्स हो जाएंगी। तो हमने कंजप्शन के बारे में पढ़ लिया, जिसको हम एपीसी और एमपीसी के द्वारा डिनोट करते हैं। उसके दो पार्ट होते हैं कंजप्शन के। अब सेविंग्स के बारे में हम बात करते हैं तो इसे एपीएस और एमपीएस, तो दोनों की फुल फॉर्म आपको पता भी होगी। इसकी एवरेज प्रोस्पेंडिंग सेविंग्स और इसकी मार्जिनल प्रोस्पेंडिंग सेविंग्स, तो ये दोनों होती है इसमें सेविंग्स की। जब हम बात करते हैं तो ये क्या कहता है कि जितनी हम आय कमाते हैं, जितनी इनकम हम कमाते हैं, उसमें से हम कौन सा हिस्सा बचत करते हैं, कौन सा हिस्सा बचाते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप जितनी कमा रहे हैं उतना ही बचा लेंगे। नहीं, हो सकता है उसमें से आप आधा खा लें, अपने मतलब ज़रूरत की सामान के लिए कंजप्शन कर लें, और आधा आप बचा सकते हैं। तो कौन सा हिस्सा आप बचाते हैं उसे औसत प्रवृत्ति कहते हैं। तो इसे आप निकाल भी सकते हैं, जैसे फॉर्मूला द्वारा दे रखा है कि एस अपॉन में वाई। तो यहाँ पे एस तो है जो आप इनकम आप बचाते हैं, जो आप बचत करते हैं, और वाई यहाँ पे है जो इनकम आप कमाते हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपये कमाए हैं, उसमें से आपने 20 रुपये बचा लिए हैं, तो इसका अंतर आ जाएगा 5 रुपये का। तो आप ऐसे मतलब औसत निकाल सकते हैं इसका। अब इसका आ जाता है कि औसत बचत प्रवृत्ति की विशेषताएं। कभी कभी मतलब पूछ भी लिया जाता है, और वैसे भी आपको ध्यान रखनी है। तो जो एपीसी होती है वो एपीएस होती है, वो कभी भी इकाई से अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि कभी भी बचत आय के बराबर तथा आय से अधिक नहीं हो सकती। देखिए, जो जितना हम बचत करते हैं वो आय मतलब आय से बहुत कम होता है। अब ऐसा थोड़ी नहीं हो सकता है कि आप 10,000 रुपये कमा रहे हैं और 10,000 रुपये ही बचाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आप 10,000 में से 2, 3,000, 5,000, 5,000 तक आप बचा सकते हैं, और 5,000 आप खा सकते हैं। तो जो हमारे बचत है वो कभी भी आय के बराबर नहीं होती। यहाँ पे इकाई का मतलब वही है कि आय के बराबर नहीं होती और आय से अधिक भी नहीं होती। तो इसमें ये पहली इसकी विशेषता है। दूसरी विशेषता भी है कि जो एपीएस है वो शून्य नहीं हो सकती, ये शून्य हो सकती है, सॉरी, शून्य हो सकती है। शून्य कब होगी? कि जब आपकी इनकम कम हो और आप पूरा का पूरा ही मतलब खाने में लगा रहे हो, और आपके मतलब कुछ बच नहीं रहा हो, आपके पैसे कुछ नहीं बच रहा हो, आप बचत नहीं कर रहे हो, तब ये शून्य हो जाती है, यानी कि बिल्कुल जीरो हो जाती है। और समविच्छेद बिंदु, जिसे हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं, ये ग्राफ में आपको समझना है। समविच्छेद बिंदु पर जब c इक्वल्स टू वाई है तथा s इक्वल्स टू 0 होता है, यानी कि जब हमारा कंजप्शन इनकम के बराबर हो जाता है, यानी कि जितना हम इनकम कमा रहे हैं उतना ही हमारा कंजप्शन हो रहा है, तो हमारी जो सेविंग्स है वो क्या हो जाएगी? वो 0 हो जाएगी। तो ये इस के बारे में था, एपीएस के बारे में। तो अब हमें एक ग्राफ देख लेते हैं इसका। हो सकता है ग्राफ आपको ये एग्जाम में बनाना पड़ जाए, तो कुछ नहीं है, इसको 2-3 बार आप बना के देख लेंगे, आपको अपने आप आ जाएगा ये ग्राफ बनाना। तो देखिए, ध्यान से समझिए इस चीज़ को। देखिए, ये एडी वक्र है। रुकिए, मैं इसको वापस वो करके दिखाता हूँ। ये एडी वक्र है। तो यहाँ पे जो आप स्टार्ट से ये लाइन पढ़ते आ रहे हैं कि आप ऐसे ग्राफ बनाते हैं, तो इसमें इस साइड तो x होता है, इस साइड x मान लीजिए आप, इस साइड y होता है, और यहाँ पे आप 0 होता है। तो ऐसा आप ग्राफ बनाते हैं। अब इसमें जो ये सीधी लाइन आपको दिख रही है,
ये इनकम है यानी कि आय है, और आय हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है, इसलिए ये बिल्कुल सीधी है और जीरो से स्टार्ट होके यहाँ तक बनती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाली लाइन हमारी इनकम है, जहाँ पर y इक्वल्स टू ए एस लिखा हुआ है, तो ये हमारी इनकम की लाइन है। अब एक नीचे भी आप लाइन देख रहे होंगे, ये इन्वेस्टमेंट की है। ये इन्वेस्टमेंट बिल्कुल यहाँ पे सीधी बनती है, और ये आई से इन्वेस्टमेंट होता है, आई से इनकम मत समझना। बहुत कंफ्यूज होता है कि आई को इनकम समझ लेते हैं, जबकि इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं। तो आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, यानी कि निवेश करना। किसी कंपनी में आप निवेश करते हैं, अपनी मतलब उपभोग के लिए निवेश कर रहे हैं, उत्पादन के लिए, तो वो भी वो निवेश होता है, इन्वेस्टमेंट। तो ये बिल्कुल हमारी समानांतर होती है। और जो ये अब ये दो लाइन आपने समझ ली, अब थर्ड लाइन देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आप ये देख रहे हैं कि ये 30 से शुरू हो रही है कंजप्शन की, या आप उपभोग की लाइन है, जो कि सी प्लस आई, जिसे हम कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। तो कंजप्शन इन्वेस्टमेंट दोनों एक ही है, क्योंकि आप कंजप्शन के लिए ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये 30 से शुरू हो रही है, ये यहाँ से क्यों नहीं शुरू हो रही है, ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ सकता है। तो इसका आंसर ये है कि जो हमारा कंजप्शन होता है वो कभी भी जीरो नहीं होता, क्योंकि जब आपकी इनकम नहीं होती, आपकी इनकम जीरो हो सकती है, क्योंकि आपकी इनकम जीरो होती है तब भी आप कुछ ना कुछ खाते हो, कुछ ना कुछ अपनी मतलब आप खाना तो खाते हो, कंजप्शन तो करते हो। कंजप्शन का मतलब ये होता है कि अपनी ज़रूरत तो पूरी पूरी करते हो। तो जब ये कंजप्शन हमारा मतलब वो टेबल में दी हुई हो, टेबल में दिया हो कि 20 से स्टार्ट होती है तो आप 20 से स्टार्ट करेंगे, 10 से स्टार्ट हो तो 10 से कर सकते हैं, या 30 से कर सकते हैं, 40 से करते हैं, या कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो कंजप्शन है वो बिल्कुल इनकम को काटना चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर एक एक काटेगा तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर संतुलन पैदा होगा, और जब संतुलन पैदा होगा तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो भी संतुलन में बनी रहेगी। अब जो इसका ये वाला पार्ट है, इसका मतलब ये है कि हमारा कंजप्शन ज़्यादा है, और इसका मतलब होता है कि हमारी इनकम ज़्यादा है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, इसे ऑटोनमस कंजप्शन भी कहा जाता है, कभी सी बार। तो एक यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि जब ये दोनों यहाँ पे बिंदु काटते हैं तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे सम विच्छेद बिंदु कहते हैं, इंग्लिश में ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। तो ये आप बना के देख लेना है एक दो बार, इसमें ये नहीं पूछेगा आपसे, बस ये बनवा सकता है, पूरी की पूरी आपसे एक ग्राफ बनवा सकता है एग्जाम में। तो ये ग्राफ आपको ध्यान रखना है, और यहाँ पे आपको इनकम देनी है, यहाँ पे समग्र मान। ये आपको एक टेबल दी हुई हो सकती है एग्जाम में, और उस टेबल के आधार पर ये ग्राफ आपको बनाना होगा। तो ये समग्र मांग का था, और समग्र पूर्ति का भी ऐसा ही होता है, वो मैंने लिखा नहीं है, वो एक बार देख लेना आप बुक में। लेकिन ज़्यादातर है कि यही पूछा जाएगा जहाँ तक है, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहा हूँ इसमें। अब एक आपका न्यूमेरिकल्स आता है। देखिए, अगर आपने फर्स्ट वाली वीडियो में देखा तो मैंने उसमें ये बताया था कि हमारा जो उपभोग फलन होता है, उपभोग फलन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जो कि है C इक्वल्स टू सी बार प्लस एम पी सी डॉट वाई, यानी कि इंटू वाई। तो ये फॉर्मूला था, इसको मैं ढंग से लिख देता हूँ, और इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। पहले आप खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है आपके एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये लिया है। तो हमें यहाँ पे सी बार है, आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा बार ऊपर हो गया, टाइपिंग की मिस्टेक है इसलिए। तो ये सी बार है, सी बार को हम ऑटोनमस कंजप्शन भी कहते हैं। जब हमारा कंजप्शन जब हमारी इनकम जीरो हो जाती है तब भी हमारा कंजप्शन जारी रहता है, तो उसे ऑटोनमस कंजप्शन कहते हैं। ये फर्स्ट पार्ट में समझा रखा है। अब इसे हमें ये तीनों चीज़ें दे रखी है, सी भी दे रखा है, एमपीएस भी दे रखा है, और वाई भी दे रखी है। वाई का मतलब इनकम भी हमारी दे रखी है, और एमपीएसी का मतलब मार्जिनल प्रोस्पेंडिंग कंजप्शन भी हमारा दे रखा है। और हमें सी ज्ञात करना है, हमें कंजप्शन ज्ञात करना है, जबकि ऑटोनोमस कंजप्शन तो हमें दे रखा है। तो ये कैसे काउंट होगा, फाइंड होगा? तो आपको सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मूला लिख देना। फॉर्मूले का आपको 1 मार्क्स तो मिल जाएगा। हो सकता है आपको ये 3 मार्क्स का पूछा जाए, 2 मार्क्स का पूछा जाए, तो 1 मार्क्स तो आपको फॉर्मूले का ही मिल जाएगा। अगर 3 मार्क्स से पूछा जाएगा तो फिर 2 मार्क्स आपको मतलब दूसरा मार्क्स आपको फॉर्मेट का मिल जाएगा।
कभी आपका आंसर ऊक चूक भी हो जाए तो फिर भी आपको फॉर्मेट का मार्क्स मिल जाएगा। तो ऐसे वाले न्यूमेरिकल्स आप करके देख लेना, आपको बस फॉर्मेट याद रखने हैं। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो C इक्वल्स टू C बार प्लस MPC, ये थोड़े समझते रहना, MPC ब्रैकेट में Y। अब देखिए कि C हमें नहीं दे रखा, C हमें नहीं दे रखा, तो C को हम छोड़ते हैं। सबसे पहले C बार देख लेते हैं। C बार हमें कितना दे रखा है, ऊपर देखिए 200 दे रखा है, तो C बार हम 200 लेते हैं। प्लस में MPC हमें देखिए कितना दे रखा है, 0.5 दे रखा है, तो हम 0.5 लेते हैं। अब देखिए कि Y कितना दे रखा है, Y हमें 1000 दे रखा है, तो इनटू में हम 1000 कर लेंगे। ध्यान रखिए जो ब्रैकेट खुलेगा तो ये इनटू होगा MPC से Y। तो अब इसे अब आगे सोल्व करते हैं, तो 200 ऐसे आ जाएगा, और प्लस में 0.5 को हम 1000 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, सोचिए आप, 500 आ जाएगा। तो यहाँ पे 500 लिख देंगे हम। अब 200 प्लस 500 कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया है वो 700 आया। देखिए कितना सिंपल था, लेकिन इसे घुमा फिरा के भी दिया जा सकता है। ये पूछा जा सकता है आपसे कि सी की जगह आप सी बार निकालिए, हो सकता है आपको सी दे दिया जाए। तो देखिए फॉर्मेट यही रहेगा, बस इसमें चेंज हो सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके ज़रूर आ सकता है, इसलिए इस चीज़ को नोट करके चलिए। तो आंसर आपका 700 है। आपका जो सी है वो 700 निकल गया है। यहाँ पे जगह की थोड़ी कमी है इसमें, इसलिए ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा इसी में। इसे कॉपी में आप कर लीजिए, और ऐसे ही 3-4 कोई क्वेश्चन करके देखिए। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखा है, इसका आप देख लीजिए इसका। और ऐसा ही क्वेश्चन मैंने दूसरा समझाया जिसमें सी बार नहीं दे रखा, तो ये भी क्वेश्चन ऐसे ही होगा, देख लीजिए इसमें। तो अब हम इम्पोर्टेंट कुछ फॉर्मूलाज के बारे में देख लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर के जो फॉर्मूलाज हैं वो मैंने एक इसमें लिख दिया है, क्योंकि फॉर्मूलेज आपको ध्यान होंगे तो आप क्वेश्चन कर लेंगे, और 1-1 मार्क्स में फॉर्मूले भी पूछ लिए जाते हैं। बाकी जो हमारे टॉपिक बच जाएंगे वो क्वेश्चन में भी मैंने बता रखे हैं। क्वेश्चन में आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे उनकी, वो आपके अपने आप सोल्व हो जाएंगे। जो हमारी एडी का फॉर्मूला है वो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होता है, लेकिन हमारा डी क्षेत्र अर्थव्यवस्था में केवल सी प्लस आई होता है, जो हमारा एक्चुअल फॉर्मूला है। और एग्रीगेट सप्लाई का हमारा सी प्लस एस है। और ये एक ध्यान रखना है कि हमारी जो सप्लाई होती है वो भी आई के बराबर होती है, यानी इनकम और सप्लाई दोनों बराबर होती है। क्यों बराबर होती है, क्योंकि हम इनकम जब भी कमाते हैं जब हम किसी वस्तु की सप्लाई करते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। जो हमारा कंजप्शन का फॉर्मूला होता है वो सी बार प्लस बी वाई होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बी वाई आप बाय भी समझ सकते हैं इसे। तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, कुछ ये फॉर्मूले याद ये लिखे हैं मैंने, आपको ये याद करने हैं। ये वाला जो अभी मैंने करवाया था ये फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख रखा है, देखिए। ये उपभोग फलन का, यानी कि जो हमारा उपभोग फलन है उसका ये फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि अधिमांग एवं अधिपूर्ति में क्या अंतर है। देखिए ये चीज़ मैंने इसमें समझाई नहीं है, लेकिन ये मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि अधिमांग इसे इंग्लिश में कहते हैं कि एक्सेस डिमांड, और अधिपूर्ति को कहते हैं कि एक्सेस सप्लाई। तो एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई कब होती है, देखिए एक्सेस डिमांड जब होती है जब किसी वस्तु की कीमत घट जाए और इकोनॉमी में मांग ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसे अधिमांग कहते हैं। तो इसी के बारे में आपको लिखना है कि इन दोनों में क्या अंतर है। और जब इकोनॉमी में सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाती है, किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो सप्लाई भी बढ़ा दी जाएगी, और सप्लाई बढ़ जाती है तो फिर अधिपूर्ति की स्थिति आ जाती है इकोनॉमी में। और ये दोनों ही एक इकोनॉमी के लिए मतलब बेकार स्थिति होती है, इसमें इकोनॉमी संतुलन में नहीं बन पाती, इसलिए सरकार भी इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सी पॉलिसीज लाती है। तो ये इसमें आपको अंतर बताना है। दूसरा क्वेश्चन एक एमसीक्यूज का है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, कि निवेश गुणक का मूल्य, यानी कि ये फॉर्मूला इन चारों में से कौन सा फॉर्मूला आएगा आपको ये बताना है। आपने बुक पढ़ा होगा तो आप बता सकते हैं। इसका आंसर भी आपको बताना है। इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, 4 ऑप्शन है आपको बताना है इसमें। थर्ड है कि एक अर्थव्यवस्था संतुलन में है जबकि उपभोग फलन, देखिए वही उपभोग फलन का यहाँ पे सूत्र लगेगा। तो जो मैंने फॉर्मूला बताया वही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। आपको सी भी दे रखा है 300 और वाई भी दे रखा है 0.8, बस आपको एमपीसी नहीं दे रखा और आपको सी बार नहीं दे रखा।
तो आपको ये चीज़ निकालनी है इसमें। और ये कि एपीसी कभी भी एपीएस के बराबर नहीं हो सकती। कारण देना है आपको इसको, इसका कि क्यों नहीं हो सकती एपीसी और एपीएस। तो ये चीज़ भी आपको करना है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी एग्जाम के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि समग्र पूर्ति हमेशा आय के बराबर क्यों होती है। जो हमारी समग्र पूर्ति होती है वो आय के बराबर ही क्यों होती है, ये अभी बताया इसमें। तो सारे जो क्वेश्चन है वो इन्हीं वीडियो में मिलेंगे, और आपकी बुक में, वीडियो में इनको ढूंढ ढूंढ के कीजिए आप। और स्वायत्त उपभोग क्या होता है, ऑटोनोमस कंजप्शन मैंने बताया है, अभी भी बताया है कि जब हमारी मतलब इनकम नहीं होती तो वो चीज़ बताइए, आपको भी आपको लिखनी है वो चीज़। तो ये क्वेश्चन भी आपको दे रखा है, ऐसा वाला क्वेश्चन आपको करना है, क्योंकि ऐसा वाला न्यूमेरिकल ज़्यादा आएंगे मतलब इस पूरे चैप्टर से न्यूमेरिकल ज़्यादा आएंगे, थ्योरी के क्वेश्चन कम ही आएंगे मुझे जहाँ तक पता है। तो ये भी आपको करना है, और ये भी आपको कर लेना है। तो ये 2 क्वेश्चन है। फिर हमारा आता है कि ये थ्योरी वाले क्वेश्चन है दोनों। तो अब आपको बताना है कि जो ऐच्छिक और अनैच्छिक बेरोजगारी होती है उसमें क्या अंतर है। ये आपका बिल्कुल थ्योरी का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिपीटेड है ये। तो आपको बताना है ऐच्छिक बेरोजगारी। देखिए नाम में अर्थ छिपा हुआ है। ऐच्छिक का मतलब होता है इच्छा, और अनिच्छिक का मतलब होता है जब इच्छा नहीं होती। जब लोग अपनी इच्छा से रोजगार नहीं करते तो वो ऐच्छिक बेरोजगारी होती है। जब लोगों को मतलब रोजगार नहीं मिल पाता तो अनैच्छिक बेरोजगारी होती है। तो इसमें आपको 2-3 पॉइंट्स लिख देने हैं, जैसे एग्जाम में लिखते हो आप वैसे आपको लिख देना है इसमें। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग तथा समग्र मांग समग्र पूर्ति से कम है, इस अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तन की व्याख्या कीजिए। देखिए जब हमारी इकोनॉमी में जो समग्र मांग होती है वो समग्र पूर्ति से कम होती है, यानी कि हमारी पूर्ति तो कम है लेकिन मांग कम होती है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में क्या होगा कि हमारे जो स्टॉक है उनकी मात्रा बढ़ जाएगी। और मतलब जब ये कब होता है कि जब हमारी वस्तु की कीमत मतलब बढ़ जाती है कीमत वस्तुओं की, और हम बिल्कुल भी डिमांड नहीं करते। हम ये सोचते हैं कि भाई जो हमारे मान लीजिए प्याज का उदाहरण लीजिए, जब प्याज जब 200 रुपये किलो हो जाती है तो आगे से तो सप्लाई होती है, लेकिन हम उसकी डिमांड कम कर देते हैं कि भाई अब इतनी ज़्यादा रेट हो गई, तो अब उनका मन भी नहीं करता, हम बहुत कम फिर सब्जी में डालते हैं। तो ऐसे फल ले लीजिए, जब सेब 200 रुपये किलो हो जाएँ, 400 रुपये किलो हो जाएँ, तब उनकी हम डिमांड अपने आप ही कम कर देंगे। तो ये चीज़ इसमें आपको बताना है कि क्या क्या परिवर्तन होते हैं इसमें, और साथ ही साथ आपको ये भी जोड़ लेना है कि इसके लिए सरकार क्या करती है। तो ये हमारा ख़त्म होता है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में बता सकते हैं। देखिए जितना हो सका उतना मैंने इस चैप्टर के बारे में बताया है, ज़्यादा कुछ नहीं था इस चैप्टर के बारे में। फर्स्ट पार्ट भी आप देख लेना, उसमें भी थ्योरी की जो क्वेश्चन है वो मतलब जो थ्योरी है वो बता रखी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और जितने भी अब आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं तो एग्ज़ाम के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लाऊंगा, तो आप कमेंट में बताना। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।